नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को भारी पड़ गया। पहले राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान को अब आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जिसके तहत आतंकियों को भारतीय सेना लगातार ठिकाने लगा रही है, जिससे पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है। उसकी आर्मी में दो फाड़ हो चुका है। मुनीर के खिलाफ भी विद्रोह भड़का हुआ है। शहबाज शरीफ के खिलाफ पाक की जनता ने मोर्चा खोल दिया है और शरीफ अपनी सत्ता बचाने में जुटे हैं। इधर भारत ने दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन को उजागर करने के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत 59 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 30 देशों का दौरा करेगा और पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। वहीं पाकिस्तान में भुखमरी का आंकड़ा भी डरा रहा है। यूएन की ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनवा में करीब 22% आबादी के भूख से मरने की नौबत है। तो कैसे पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक हालात उसे कर रहे हैं तबाह। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से जो तस्वीर निकल के हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रही हैं। आपने तस्वीर की बात कर दी तो आज हमने 3 इस तरह की तस्वीरें देखी जी, और ये तीनों तस्वीर सतलज नदी की है, जो पाकिस्तान के लोग अपने कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला है जी। ऐसा लग रहा था कि नदी का बेड, जहां कल तक पानी हुआ करता था, वहां पे जो नाव जो है किसी रेगिस्तान के ऊपर रख दिया गया हो। सतलज का पानी पूरी तरीके से सूख गया है, रावी का पानी सूख गया है। ये जो जैसे होता है ना कि जो मेन वॉर हो रहा है, साइड में भी 2-3 चमाटा मार दिया जी। इसके बारे में चर्चा नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल संधि को लेकर के कहा था कि हम विड्रॉ कर रहे हैं इसको, तो उस वक्त भी कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने बताया था कि अब तक हम लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के प्रति नरम रुख रखे हुए हैं। जी। 3 नदियाँ जो ईस्टर्न साइड में बहती हैं सिंधु रिवर सिस्टम के अंदर, व्यास, रावी, सतलज, उसका पानी जो है वो रिस रिस के जाता था। हम लोग रोकते नहीं थे, उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल था, तो उससे भी बहुत सारा काम चल जाता था। लेकिन अब वहाँ से एक बूंद पानी भी नहीं। और दूसरा, चनाब के ऊपर रणवीर सिंह डैम की जो लंबाई, जो कैनाल की जो लंबाई है, उसको 120 किलोमीटर बढ़ाने की जो बात हुई है, मतलब कि एक ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ था वो जारी है। अब आते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। जी। पाकिस्तान के अंदर अब मीडिया के ऊपर यह चर्चा होने लग गई कि भाई अब हम क्या करें। बताया यह जा रहा है कि आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि कम से कम 20 से 25% ये दबाव डाला जा रहा है कि बजटरी एलोकेशन जो आर्मी के लिए किया जाता है उसको बढ़ाया जाए, अदरवाइज हमारे ऊपर इतना दबाव रहेगा कि हिंदुस्तान से हम फिर लड़ नहीं पाएंगे। यही तो आर्मी का खेल था कि आप पहलगाम कर दो। पिछली बार 8% इनका बजट काटा गया था, ये आधार बना करके कि हिंदुस्तान से भी कोई खतरा नहीं है, मोदी जो है वो खतरा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान तरीके से आर्मी ने इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया और अब ये वहां पैसे मांग रहे हैं। पैसा इसलिए भी मांगा जा रहा है कि अचानक से मुनीर को ख्याल आ गया कि भाई यहाँ पे हमारा रावलपिंडी में जो हेडक्वार्टर है, नूर खान में बॉम्ब मार दिया, हमको शिफ्ट करना है। कोई 1000 एकड़ जमीन के ऊपर आर्मी मुख्यालय का कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो मतलब आर्थिक स्थिति तो खराब ही। आज बताया गया 25%, 25.4% वहां इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया है। मतलब जनता के पास खाने को पैसे नहीं, भूखमरी अलग, जॉब नहीं, इंडस्ट्री वाले भाग रहे हैं, पानी नहीं।
तो आप ये समझिए कि कैसे टिकेगा पाकिस्तान। इनको इस बार एक ऐसे दलदल में प्रधानमंत्री मोदी ने फंसा दिया है कि जिसको लेकर के बड़े परेशान चल रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, चौतरफा दबाव में है पाकिस्तान से हर रोज ऐसी खबरें जो आती हैं वो कह सकते हैं कि डराने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन मुनीर के खिलाफ भी आर्मी में जो है वो विद्रोह बढ़ता जा रहा है। देखिए, विद्रोह पाकिस्तान के आर्मी में भी है और पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को पनाह दिया था वो भी दबाव बनाए हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने पहले कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अभियान छेड़ा है। अब पीछे से चल रहा है आतंकवादियों के खात्मे का प्लान। ये आतंकवाद यानी कि जो टेरर कैंप है उसके ऊपर अटैक, और उससे जो बचा खुचा ये कमांडर लेवल का लोग है उसके खिलाफ भी ऑपरेशन चल रहा है जी। और ये रॉ और मोसाद के लेवल पर है। ये दोनों, जो रॉ ने मोसाद स्टाइल बनाना शुरू कर दिया और उस स्टाइल में ये जो पाकिस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर अटैक हो रहे हैं उससे आतंकवादी भी डरा हुआ है। ये हाफिज सईद को लग रहा है कि कब अगला नंबर मेरा आ जाएगा, मसूद अजहर को लग रहा है कब उसका नंबर आ जाएगा। ये लोग तो छिपने के लिए जगह ढूंढ रहा है और वो जगह कौन देगा, वो सेना वाले देंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में ही अभी जो कुछ जगह हैं जो उसे सुरक्षित रखा जा सकता है ये कोशिश ये लोग कर रहे हैं। डर तो पाकिस्तान आर्मी वाले को भी है, मुनीर को भी है। लेकिन जो इस बीच सिंध में क्या हुआ, सिंध में मारा गया सैफुल्ला, अबू सैफुल्ला, और कौन मारा, 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने घर से निकला और निकलकर चौराहे पर गया और वहां ठोक दिया। और 3, जब भी अज्ञात बंदूकधारी की बात आती है ये पूरे पाकिस्तान में चर्चा चलता है कि नहीं ये कहीं ना कहीं तो भारत से लिंक्ड है, ये वो सामान्य आतंकी तो है नहीं जो पाकिस्तान में बैठा रहता था, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम किया है। ये क्या किया था, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर अटैक का ये दोषी माना जा रहा था इसको, इसने प्लान किए थे। तो भाई ये हिंदुओं का बदला जो पहलगांव में इन लोगों ने किया उसका बदला लेने के लिए तो पीएम मोदी पहुंच गए इसके हेडक्वार्टर तक। आर्मी हेडक्वार्टर बदलने की बात इसलिए की जा रही है कि वो टारगेट में आ गया, वहां पर डिमोन्स्ट्रेट कर दिया भारत ने, भारतीय सेना ने, कि देखो यहां तक हमारी पहुंच है, यहां पर हम विस्फोट कर सकते हैं। तो सिंध में अज्ञात बंदूकधारी घूम रहे हैं, बलूचिस्तान में ज्ञात और अज्ञात दोनों घूम रहे हैं। ये जो बीएलए है लगातार विस्फोट पर विस्फोट किए जा रहा है, और इधर पंजाब में आर्मी वाला परेशान है कि ये लोग कब सड़क पर आके हम लोगों के खिलाफ, ये आर्मी हेडक्वार्टर और आर्मी बेस की बात नहीं है, वो हमें यहां से भगा देगा, भूखे मरने की नौबत है। तो जो स्थिति पाकिस्तान के अंदर है उसमें दबाव तो सारा उसके सेना के ऊपर है। सवाल उसी के ऊपर उठा कि पहले तो आईएसआई और सेना मिलकर जिस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश करती रहती है उससे वहां के लोग परेशान होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरे पाकिस्तान के लोग ये चाहता है कि हम यहां भूख से मरते रहें और ये लोग मिलजुल कर हिंदुस्तान के अंदर आतंकी भेजते रहे। तो ये स्थितियां विद्रोह वाली है, और पाकिस्तानी सेना में भी एक जिहादी तत्व हैं और दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है। मतलब पाकिस्तान का मतलब यह है कि पीएम मोदी ने चैलेंज किया था कुछ समय पहले कि देखो भाई हमसे अगर लड़ाई करनी है, जंग करनी है तो गरीबी बेरोजगारी के लेवल पर करो। ये तो इन लोगों ने माना नहीं, लेकिन वही चीजें पाकिस्तान के अंदर चलती है कि देखो भाई एक भारत है कहां से कहां चला जा रहा है। ऐसे दौर में जबकि हमसे जंग भी लड़ा, हमको नाकाम भी किया, हमारे खिलाफ एक्शन ऐसा लिया कि हमारे अलग अलग जगहों पर विस्फोटक की स्थिति पैदा हो गई है। फिर से ये जो नूर यार खान एयरबेस की बात डॉक्टर साहब ने की, वहां पर फिर से एक नोटम जारी हुआ कि अगले 10 दिनों तक वहां कोई ऑपरेशन नहीं चलेगा, वो कोई काम नहीं होगा, फ्लाइट उड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, अभी मेंटेनेंस चल रहा है। और नोटम जारी किया गया उसके लिए कि अभी वहां की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई है, कितना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होगा। ये उन लोगों की स्थिति है। और भारत में क्या हो रहा है, भारत में आरबीआई कह रहे हैं कि देखो भाई हम विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ रहा है, 700 अरब डॉलर पहुंच गया, 4.6 बिलियन डॉलर फिर से हमने आगे बढ़ाया। ये ऐसे दौर में
तो भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत तरीके से पकड़े हुए है। पाकिस्तान के खिलाफ अभियान चल रहा है और पाकिस्तान में त्राही त्राही मचा हुआ है। तो ऐसे में ये तो लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ये पाकिस्तान के खात्मे का ही प्लान है। वहां जब तक अंदर से विद्रोह न विस्फोट हो तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को लेकर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि पाकिस्तान में अभी बदहाली और बढ़ेगी। देखिए, आईएमएफ ने पैसे दिए जी, वो टोटल $6 बिलियन का पैकेज है ओवर द पीरियड ऑफ 6 years, ठीक। और पहलगाम के बाद से अब तक जितना उसको कर्ज में मिलेगा उतना हमारा एफडीआई बढ़ गया। ये डिफरेंस है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। दूसरी चीज, जिस तरह की शर्तें लगाई गई है, ये एक ऐसी बड़ी मुसीबत है पाकिस्तान के लिए कि इसमें तो ईंट से ईंट बच जाएगी। 4 उन शर्तों को मैं डील करता हूं जिसको आपको समझ में आ जाएगा भाई वहां क्या चल रहा है। सबसे बुरा शर्त जो है वो ये रखा कि मार्केट के हिसाब से आपके करेंसी का वैल्यूएशन हो। मार्केट के हिसाब से अगर वैल्यूएशन हो, आप ये समझिए कि कहां किस गर्त में चला गया ये पाकिस्तान। 1999 तक, 2000 तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की करेंसी ऑलमोस्ट बराबर थी, और उसके बाद से ये जो डिरेल हुआ है पाकिस्तान, और 2014 प्रधानमंत्री मोदी के आने बाद से और भी जो लुढ़का है, आज की तारीख में ₹3.40 हिंदुस्तान का 1 रुपया, वहां का ₹3.40। वो तब जब वहां पे करेंसी को कंट्रोल करके रखा हुआ है वहां की बैंक ने, वहां की सरकार ने। अब आईएमएफ ने कहा कि भाई अगला खेप लेना है तो आपको इसको बाकायदा मार्केट के हिसाब से उसको चलाना पड़ेगा। ये कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं तो 5 से 6 रुपए हो जाएगा जी, 5 से 6 रुपए। फिर ये कहा जा रहा है कि अपना सब्सिडी में रिफॉर्म लेकर के आओ। रिफॉर्म वर्ड का मतलब हो गया कि गरीबों को चूसो। कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है, ये केजरीवाल जो लेकर के आए ना फ्री वाला, वो पाकिस्तान से ही आइडिया आया है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बिल्कुल खत्म कीजिए। तो बिजली बिल तो वहां इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा है कि 1 महीने के बिल अगर उनको पे करना पड़ गया तो जनता सड़क पे होगी। दूसरा ये कहा गया है कि ये पंजाबियों के लिए बड़ा झटका है कि जितनी भी एग्रीकल्चर सब्सिडी है उसको आप बंद कीजिए, उसको आप बंद कीजिए। और चौथा जो और बहुत बड़ा हेडेक है, वहां आरबीआई जैसे हिंदुस्तान में ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने हिसाब से काम करती है, सरकार को सजेशन भी देती है, सरकार की चीज़ों को वो अपने हिसाब से वो एडजस्ट भी करती है। लेकिन पाकिस्तान जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो पूरी तरीके से वहाँ के वित्त मंत्रालय के अंदर काम करता है, और उस हिसाब से आप तमाम तरह के जो उनके जो डाटा होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, उसको वो मैनिपुलेट करते रहते हैं। आईएमएफ ने कहा है कि कंप्लीट ऑटोनॉमी होना चाहिए, और ये जो शर्तें जो 11 दी गई है, इस बार जो फर्क है वो फर्क ये है कि आईएमएफ ने कहा है कि हम एक टीम भेजेंगे जो डे टू डे आपके क्रियाकलापों के ऊपर वो नजर रखेगा। अब इसमें से जो पैसा जा रहा है, ये कहा गया है कि 60% आपको सोशल डेवलपमेंट में खर्च करना पड़ेगा, और ये 60% अगर आपने खर्च किया सोशल डेवलपमेंट में तो आर्मी क्या करेगी? आर्मी को तो अभी पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से लेकर के आओगे? तो आर्मी भी नाराज, पंजाब में एग्रीकल्चर सब्सिडी जाएगी, पंजाबी नाराज, किसान नाराज, आम जनता गरीब, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो नाराज, महंगाई वैसे ही आसमान पे जा रही है उससे पब्लिक नाराज, और वहाँ जो 2 खेमे में आर्मी बटा हुआ है। तो अभी तो ये लोग सिविल वॉर और ऊपर से जो कहते हैं आग में घी डालने का काम, कि इधर पानी बंद कर देने से बाकी सारा काम निपट जाएगा।
बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज से दबा पाकिस्तान जो है, अब शहबाज शरीफ के सामने क्या विकल्प बचे हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास दो ही विकल्प है। जी। एक विकल्प यही है कि भारत के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दे, जितने आतंकी ठिकाने हैं उसको खत्म करे, ट्रेनिंग खत्म करे, और जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं हिंदुस्तान ने जिसकी मांग की है पाकिस्तान से, उन सबको लाकर सौंपे। फिर भारत सरकार ये सोचेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव न डाला जाए, क्योंकि दबाव तो अभी है, ये आईएमएफ की शर्तें और आगे उसको जो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा वो शर्तें अभी आनी बाकी है। फिर वर्ल्ड बैंक से और डब्ल्यूटीओ में भी भारत इसकी शिकायत करने वाला है। जो एग्रीकल्चर सब्सिडी खत्म करने की बात हुई है, ये डब्ल्यूटीओ से आईएमएफ को आया है कि क्योंकि ये कंपटीशन खत्म कर रहा है। कई बड़े देश हैं जो कि ये मानते हैं कि अलग अलग देशों में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है उसने कंपटीशन के मार्केट को खत्म कर दिया है। सरकार कुछ क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देती है और इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी ये सवाल उठ रहा था कि देखो, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहां से आता है? पंजाब के क्षेत्र से, और पंजाब के लोगों का ही पॉलिटिक्स में डोमिनेंस है पाकिस्तान के अंदर। पंजाब के ही सारे पॉलिटिशियन हैं, सारे बड़ी पार्टियां हैं और उन्हीं लोगों का कब्जा होता है इस्लामाबाद के ऊपर। तो ये पंजाब के किसानों को खुश रखता है, वहां के लोगों को खुश रखता है, और सिंध, बलूचिस्तान, गिलबल्टिस्तान, ये सारे क्षेत्र में लोगों को ऐसे ही भूखे मरने के लिए छोड़ देता है। सबसे ज्यादा गरीबी तो बलूचिस्तान में ही है, सिंध में भी है। तो वहां पर जो स्थितियां पनपी है, उधर से हंगामा चल रहा है। तो इंटरनल जो पाकिस्तान के खिलाफ दबाव है लोगों का, उसमें भी भारत के सामने अगर सरेंडर करता है तो भारत कुछ नकेल कसना कम कर देगा और उसके बाद पाकिस्तान को थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात, अगर भारत के सामने सरेंडर करता है तो आर्मी का दबाव भी उसके ऊपर, यानी पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट के ऊपर कम होगा। ये पाकिस्तान में आर्मी इसलिए दबाव बनाए रखता है ये प्रधानमंत्री के ऊपर, क्योंकि भारत के साथ संघर्ष की स्थिति हमेशा पैदा करने की कोशिश करता है और उसे पूरे पाकिस्तान के लोगों को यह बता दिया है कि नहीं देखो, भारत के खिलाफ कभी भी जंग हो सकता है, भारत पाकिस्तान को निगल जाएगा, इसलिए आर्मी को मजबूत बनाए रखो, इसके लिए बजट ज्यादा होनी चाहिए। तो उसकी सब सारी समस्याओं की जड़ भारत के सामने सरेंडर करने के बाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरे स्तर पर यह भारत के सामने अभी सरेंडर करने के मोड में नहीं है, कुछ समय और लगेगा, इसलिए वो झोली फैलाने के लिए फिर चीन के पास गया। चीन ऐसे भी आजकल परेशान है, टैरिफ वार में जुटा हुआ है, और कई देश ऐसे हैं, छोटे छोटे देश, जिसने चीन की वो पुरानी रणनीति पहचान ली है, जिसके कारण उसका टेंडर कैंसिल कर रहा है कि देखो, चीन की एक पॉलिसी रही है, छोटे छोटे देशों में इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगाओ और धीरे धीरे उस पर एक तरह से इनडायरेक्ट कब्जा कर लो, कुछ द्वीप ले लो, उनसे डेवलपमेंट करने के लिए कुछ क्षेत्र ले लो, जैसे पाकिस्तान में भी चल रहा है। ये ग्वादर पोर्ट पर, ये बलूचिस्तान के अंदर क्यों चीनियों से नफरत की जा रही है? क्योंकि उसने सीपीईसी के नाम पर और ग्वादर के नाम पर, विकास के नाम पर आधा से ज्यादा बलूचिस्तान पर कब्जा कर रखा है, और लगता है कि ये तो पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं है, ये तो चीन ने कब्जा कर रखा हुआ है, इसलिए वहां के लोग और विद्रोही हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं इसकी भारत के साथ दुश्मनी के साथ है, और अगर ये चाहता है कि इसकी समस्याएं खत्म हो जाए तो भारत के सामने सरेंडर करे, ये हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे लोगों को यहां पर सौंपे, दाऊद इब्राहिम के चेलों को सौंपे अगर वो जिंदा है तो, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के लिए तो कई बार कहा जा चुका है कि वो मर गया, मरा गया, लेकिन वो उसे छिपा कर रखता है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम उन लोगों के लिए एक ब्रांड है जिसके नेटवर्क का इस्तेमाल हिंदुस्तान में ये लोग करता है, कुछ मुसलमानों के लिए, कुछ लोगों के लिए, और कुछ वैसे लोग जो कि दाऊद इब्राहिम के नाम के साथ जुड़े हुए, अगर उसके बारे में जानकारी होगी तो नेटवर्क भी कर जाएगा। तो इन सारी समस्याओं का समाधान अगर वो चाहता है तो भारत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, अगर नहीं करता है तो आपस में लड़ लड़ाकर ऐसे ही पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए
आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पाकिस्तान सुधरेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान एक तरफ भारत के खिलाफ कश्मीरी मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लामबंदी में जरूर जुटा है, उधर उसका अपने ही देश में टुकड़े टुकड़े होने के तैयार हैं। बलूचिस्तान के बाद सिंध प्रांत में भी आजादी की मांग उठने लगी है, जिससे साफ है कि पाकिस्तान जल्द टुकड़ों टुकड़ों में नजर आएगा। वहीं उसकी जनता ही सड़कों पर उतरकर आंदोलन छेड़ने का इरादा रख रही है, क्योंकि जिस तरह से भुखमरी, महंगाई और आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान पिछड़ रहा है, उससे पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।